जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इससे पहले मैंने उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतीय माला हमने पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। जब आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय होता क्या है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पठार के बारे में। आप ये क्लास करने के बाद प्रायद्वीपीय पठार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं और आप ईजिली से, आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम पहले एक भारत का नक्शा बनाते हैं। ये लगभग हमने भारत बना रखा है। देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्या होता है इसके बारे में अच्छा समझिए। पहले इधर देखिए, इधर कौन सा सागर है, तो आप कहेंगे इधर सर, इधर अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है बाबू? अरब सागर। इधर कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और इधर कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो ये सब आपको मालूम है, बंगाल की खाड़ी है। आप समझिए, वह एरिया हमने आपको समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। अरे वो हम क्या कहते हैं, पोखरा ओखरा का एग्जाम्पल लेकर बताए थे। देखिए ये थोड़ा सा हम कुर्सी और उधर करते हैं। देखिए हम समझाए थे, वह एरिया, वह छोटा सा एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। क्या हो? चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। और वह बड़ा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप। महा मतलब होता है बड़ा, यानी कि वह छोटा सा एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसे बोले द्वीप, और वह एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसे बोले महाद्वीप। ये तो आपको पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अब प्रायद्वीप क्या होता है? वह एरिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। केवल तीन तरफ से, चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है और इधर से भी घिरा है। क्या ऊपर से पानी से घिरा है? नहीं घिरा है। तो क्या देखिए, आप देखेंगे तो इतना एरिया, कितना एरिया? इतना एरिया जिसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। वह एरिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्रायद्वीप बोलेंगे। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? प्रायद्वीप भारत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। और इसी प्रायद्वीप भारत में क्या है? पठार है। पठार है। क्या है? पठार। अब पठार क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पठार की बात करें, किसकी बात करें? पठार। पठार क्या होता है? वह एरिया, आपने पहाड़ के बारे में पढ़ा था, खूब ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला, पहाड़ के बारे में पढ़ा। और जब यही पर्वतमाला ऊपर जाके क्या कहते हैं, समतल हो जाए। क्या हो जाए? समतल, यानी कि कुछ ऊंचा हो और ऊपर जाके आराम से घर बना लें। क्या हो जाए? घर बना ले आराम से। तो क्या हमारा पठार है? क्या है? पठार है। अब देखिए पठार हम कैसे सोचेंगे पठार है, तो जो 300 मीटर की दूरी से, कितने मीटर से दूरी से? 300 के मीटर से दूरी से देखे तो ऊपर दिखाई दे जाए। कितना? क्या दिखाई दे जाए? ऊपर दिखाई दे जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। कितने सौ मीटर से? 300 मीटर दूरी से अगर हम देखें तो ऊपर अगर हमको दिखाई दे जाता है तो हम उसे पठार कहते हैं। पठार ऊपर क्या होता है? समतल होता है। जैसे कि इतना ऊंचा रहेगा, इसे ऊपर जाके क्या रहेगा? समतल। और इसी पे झोपड़ी उपड़ी बन जाएगा, जिसे हम बना लेंगे अपना झोपड़ी कहियो। ठीक है, हम झोपड़ी बना नहीं पाते हैं, कला में 10 नंबर था ही हमारा कबो। हाँ ठीक है, एक तरह से झोपड़ी था। ठीक है, तो ये देखिए ऊंचा है और ऊपर क्या है? समतल है, तो इसे क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पठार। और पठार आज का नहीं है, कई वर्षों, कई हजार करोड़ वर्ष पुराना है। कई हजार करोड़ वर्ष पुराना है। उसी पठार के बारे में आज पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज पढ़ना है। अब प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सा पठार आता है? मालवार का पठार आएगा, बुंदेलखंड का पठार आएगा, बघेलखंड का पठार आएगा, छोटा नागपुर का पठार आएगा, पन्ना रीवा का पठार आएगा। इतने सारे पठार है, मेघालय का पठार आएगा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे एक एक। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मालवार का पठार। तो आप लोगों को मालवार का पठार मालूम चल गया, पठार क्या होता है, तो उम्मीद किया जाए कि आपको समझ में आ गया है पठार क्या क्या किसे क्या कहा जाता है। अब साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत किसे बोलेंगे, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। और प्रायद्वीप में ही क्या है, पठार है, इसी एरिया में क्या है, पठार है, इसी एरिया में क्या है, पठार है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम साफ करते हैं फिर आपको सही से समझाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये जो हमारा भारत है, क्या है, भारत है, ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। ये जो हमारा भारत है, भारत में हमने ऊपर देखा था पूरा विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान ऐसे देखा हमने, फिर उसके बाद देखा हमने उत्तर का क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, ये हमने उत्तर का मैदानी भाग देख लिया। अब ये हम देख रहे हैं पठारी भाग, कौन सा भाग, पठारीय भाग देख रहे हैं। और पठारी भाग खत्म होने के बाद इधर क्या है, मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल देखेंगे। फिर उसके बाद इधर क्या है, तटीय राज्य, कौन सा, तटीय राज्य, तटीय राज्य। अब तटीय राज्य किसे कहते हैं, जब हम कल परसों की वीडियो में हम जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देख लिया था, उत्तर का विशाल मैदान देख लिया था, उत्तर का विशाल मैदान देख लिया, उत्तर का विशाल पर्वतमाला देख लिया। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। तो पठार किसे कहते हैं, जो 300 मीटर की दूरी पे देखने पर ऊपर एकदम सही से दिखा दे कि कौन नचनिया नाच रही है, क्या कर रही है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, तो एक मतलब क्या है, वो पठार है। यानी कि अब सोचो, अब पहाड़ जब देखोगे ना तो नाके का ठोड़ी ही खूब ऊंच रहता है, हैंग मुड़ी करना पड़ेगा देखने के लिए, तब वो नहीं दिखाई देगा पहाड़ या पर्वत। पहाड़ किसे कहते हैं, जो 1000 मीटर से कम है, 1000 मीटर से अधिक है, तो उसे क्या बोलेंगे, पर्वत। तो पर्वत देखने के लिए ना बाबू हैंगा करना पड़ेगा, वो तब वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब पहाड़ तो कुछ दिखाई दे जाएगा, पर जो पठार है वो 300 मीटर की दूरी से भी दिखोगे तो ऊपर मालूम चल जाएगा कि कौन वहां पे क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। यानी कि ऊंचा रहेगा पर ऊपर क्या रहेगा, समतल रहेगा, उस पर घर द्वार ट्रैक्टर टाली सब कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले पढ़ेंगे मालवार का पठार। कौन सा पठार, मालवार का पठार। थोड़ा लाल पियर हरियर कर ले, सुनिए, मालवार का पठार, मालवार का पठार। सबसे पहले हम जानेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये मालवार का पठार कहाँ है, मालवार का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो ये आप भारत देख रहे हैं, भारत में यहाँ पे अरावली पर्वत, कौन सी पर्वत, अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है इधर, ठीक है। और इधर विंध्य की पहाड़ी है, क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी है। इधर है अरावली पर्वत, इधर क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी, इधर अरावली पर्वत, इधर विंध्याचल की पहाड़ी। आप देखेंगे तो अरावली किस साइड है, राजस्थान की तरफ है, किस साइड है, राजस्थान की तरफ। जिन लोगों को राज्य के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप जाकर एक एक राज्य पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य याद करा रखे हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी भी राज्य का नाम नहीं भूलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, क्या है बाबू, तो यहां पर देखेंगे आप तो क्या है, तो ये मालवार का पठार है, क्या है, मालवार का पठार। तो मालवार का पठार कहां कहां होगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए, तो एक मध्य प्रदेश में होगा, कहां होगा, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। मालवार का पठार का विस्तार बता रहे हैं हम, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन पूछेगा मालवार का पठार इसमें से कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो ऑप्शन में जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी वो मार दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मालवार का पठार फैला हुआ है। अभी किस मिट्टी से बना हुआ है, तो बेसिन चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से। कैसे, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अभी बेसाल्ट चट्टान क्या होता है इसके बारे में समझिए। कई वर्ष पहले, कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पे समुद्र है। आप देखेंगे गुजरात है, मध्य प्रदेश से राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है और इधर क्या है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे समुद्र है, पूरा क्या है, समुद्र। इस समुद्र में ज्वालामुखी हुआ करता होगा, ये ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ये पूरा लावा आके बिछ गया, इधर क्या हो गया, पूरा लावा आके क्या हो गया, बिछ गया। उसी को बोलते हैं बेसेंट चट्टान, ठीक है। जो जिसपे की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। आप लोग क्वेश्चन में बताएंगे काली मिट्टी
किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है काली मिट्टी। किसके लिए है? कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है काली मिट्टी। तो थोड़ा सा इधर से रिफ्लेक्स पड़ रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा खेप लीजिएगा, ठीक है। तो बेसन चट्टान हो गया, काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो मालवार का पठार है ये किसके किसके बीच है? तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी के बीच में है। अरावली पर्वत का ही भाग दिल्ली में आया है बाबू। अरावली पर्वत का ही भाग दिल्ली में आया है, जिसे बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी, जिस पे राष्ट्रपति जी रहते हैं, ना, उसको रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है? अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में है, विंध्याचल के बीच में है। अब साथ ही साथ बात करें जो मालवार पठार है, क्या है? मालवार। इस मालवार पठार की बात करें तो मालवार पठार से कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि साथ ही साथ बात कर ले। यहाँ से चार नदियाँ निकलती हैं। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ। वैसे निकलती तो बहुत है, पर हम बात कर रहे हैं 4 नदियाँ। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ। एक निकलती है चंबल, क्या कौन सी निकलती है? चंबल। एक निकलती है सिंध, सिंधु नहीं सिंध, ठीक है। सिंधु तो इधर आ जाएगी बाबू, सिंधु तो इधर आ जाएगी पंजाब की तरफ, पाकिस्तान होके निकल जाएगी, इधर से तिब्बत से निकलेगी। तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, केन, कौन सी नदी? केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। हमारे साथ बोलिए तो एक बार, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। कितनी नदियाँ निकलती है मालवार के पठार से? तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बताइए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है बाबू? मालवार के पठार से। कहाँ से निकलती है? मालवार के पठार से। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? मालवार के पठार से। केन नदी कहाँ से निकलती है? मालवार के पठार से। बेतवा कहाँ से निकलती है? मालवार के पठार से। कोई दिक्कत? आई चारू की चारू नदियाँ हरहरा के जाकर गिर जाती है यमुना में। किसमें? यमुना में। तो क्वेश्चन पूछेगा यमुना की सहायक नदी, तो आप बोल दीजिएगा चंबल, सिंध, केनवा, बेत। चंबल, सिंध, केनवा, बेत, यानी कि यमुना की सहायता करनी है बड़ा बनने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यमुना की सहायक नदी हो गई है। चंबल, सिंध, केनवा, बेत किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। मालवार का पठार आप देखेंगे तो मालवार का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। बेसेंट चट्टानों से बना हुआ है, जिसपे क्या है? काली मिट्टी है, जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में मालवार का पठार पड़ता है। चंबल, सिंध, केनवा, बेत 4 नदियाँ निकलती है जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसकी ढलान की बात करें, ये जो क्या कहते हैं पठार है, इस पठार का ढलान जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। किस साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ इसका ढलान है। यानी कि क्या है? ये उत्तर है, उत्तर से किस साइड है? पूर्व की तरफ, यानी ऐसे ढलान है। कैसे है? ऐसे ढलान है। इसके पर्वत का जो पठार है इसका ढलान कैसे है? ऐसे है। तो ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व की तरफ इसका क्या है? ढलान है। समझ में आ रहा है आपको? तभी तो यहाँ से नदियाँ निकली और यमुना जाके मिल गई, क्योंकि यमुना इधर से ही तो आती है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो आप टेंशन ना लीजिए, नदियाँ तो एकदम बहवा के ले जाएंगे, वही में जैसे लगेगा पौड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये जो नदी है यमुना नदी, इसी से आकर कौन सी मिल गई? चंबल, सिंध, केनवा, बेत। तो इसकी कितनी सहायक नदियाँ हो गई? 4 यमुना की, चंबल, सिंध, केनवा, बेत। और इसका ढलान किस साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है। उत्तर पूर्व की तरफ मालवार के पठार का ढलान है। यह आपके मालवार का पठार था। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार जो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार, इसी में आता है कोडरमा का पठार, ठीक है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे नागपुर का पठार। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या छाप रहे हो तो छाप लीजिए, अपने मन पसंद से जो मन करे कर लीजिए। एक बार और बता दे रहे हैं, मालवार का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। साथ ही साथ बात करें बेसिन चट्टानों से बना जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए उपयोगी होती है। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में फैला हुआ है। चंबल, सिंध, केनवा, बेत, यहाँ से 4 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ, जो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और साथ ही साथ इनका ढलान जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। ढलान की साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, तब तक गाना गाइए आप लोग, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करना हो तो बिना देखे लिखा करो बाबू, कुछ ना है, 1-2 बार बिना देखे लिख लिए, याद हो जाएगा अच्छे से। भाई कंपटीशन में बैठना है, तुमको पुलिस बनना है, समझ में आ रहा है ना? चपरासी नहीं बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस। और पुलिस बन के एक जगह नहीं रहना, और आगे ही बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ करना पड़ेगा। संघर्ष, विराम, संघर्ष, विराम, संघर्ष, यानी कि तनी सुखी आराम करो, संघर्ष स्टार्ट रखो।
थोड़ा सा आराम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा आराम करो, संघर्ष करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए आइए, अब हम बात करेंगे छोटे नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। मालवार का पठार याद हो गया आपको? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार हम बता देते हैं छोटे मालवार का पठार को। देखिए मालवार का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो गुजरात, ठीक है, साथ में बोलेंगे हमारे, ठीक है, आप लोग भी साथ में बोलेगा। अरे मम्मी पापा बैठे तो क्या हो गया, मम्मी पापा भी सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। मालवार का पठार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है। का किसके किसके बीच में? अरावली और बिंदु पर्वत के बीचों बीच में है। और साथ ही साथ यहाँ से 4 नदियाँ निकलती है, चंबल, सिंध, केनवा, बेत, जो यमुना की सहायक नदी है। उत्तर पूर्व की तरफ ढलान है, बेसन चट्टानों से बना हुआ है, जो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए। कितना आसान है एकदम, इतनी सी बबुआ तो है, तो नहीं समझा करो, कुछ ना है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब छोटा नागपुर का पठार की बात कर लेते हैं, कर लिया जाए। तो तनी लाल पियर हरियर ले लें, पियर का कहाँ है बाबू, निकलो जी। हाँ आइए तो अब छोटे नागपुर की पठार की बात करें। छोटा नागपुर कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आप बोलोगे सर जी झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को याद कर लो बाबू, बिना याद करे नहीं मालूम चलेगा। देखो जैसे कि हम राज्य बनाते हैं, ये भारत का नक्शा बना दिया हमने, बहुत मशक्कत से बनता है जी कभी कभी। कहाँ जाते हो? लगभग हमने बना दिया है, यहाँ पे समझिए। देखिए ये जो है तो झारखंड कहाँ है? तो यहाँ आप देखेंगे आप छत्तीसगढ़ है, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इन्हीं सब में क्या फैला हुआ है? छोटे नागपुर का पठार फैला हुआ है। इन्हीं सब में क्या फैला हुआ है? छोटे नागपुर का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है हमारा छोटे नागपुर का पठार। अब ध्यान दीजिए, अब छोटा नागपुर का पठार जो है इसमें कौन कौन सा गुल खिलाया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए छोटे नागपुर का पठार हमने देखा, और यहाँ पे इस खनिज का भंडार, एकदम खतरनाक खनिज का भंडार आप देखेंगे इन राज्यों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन सब में देखोगे आपको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं, दैमाबाद हो गया, कई जगह ऐसे हैं क्या कहते हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा कोयला वोयला निकाला जाता है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ इसको रूर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। जहाँ से खनिज निकलता है उसे बोलते हैं रूर प्रदेश। और ये रूर प्रदेश कहाँ का फेमस है? तो जर्मनी का। कहाँ से? जर्मनी। जर्मनी में रूर प्रदेश है। उसी जर्मनी के रूर प्रदेश को, जैसे जर्मनी में एक रूर प्रदेश है जहाँ से खनिज का भंडार है, वैसे ही हमारे भारत में रूर प्रदेश कौन सा है? छोटे नागपुर का पठार है। छोटे नागपुर का पठार है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला। सबसे छोटा नागपुर के पठार से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। इसे खनिज का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे नागपुर को खनिज का भंडार कहते हैं। किस पठार को खनिज का भंडार कहेंगे? तो छोटे नागपुर को कहेंगे, क्योंकि इसमें कोयला, कई चीज़ के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए छोटे नागपुर का जो पठार है देखा जाए तो कई पठारों में बटा हुआ है, कई पहाड़ों में बटा हुआ है, यानी पहाड़ या पठार आप बोल सकते हैं। सबसे पहला हमारा है रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। कौन सा पठार? रांची, जो कि झारखंड में पड़ता है। रांची का पठार कहाँ पड़ेगा बाबू? झारखंड में। रांची का पठार एक हमारा आता है, रांची का पठार हो गया। फिर एक हमारा आता है हजारीबाग का पठार। कौन सा? हजारीबाग। हजारीबाग का पठार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बता रहे हैं हम आपको। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। उसके बाद आता है कोडरमा का पठार। कौन सा? कोडरमा का पठार। कौन सा पठार? कोडरमा का पठार। हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। ये देखिए अब यहाँ पे समझिए, एक चीज़ समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने बनाया ये गोल गोल अंडा, एगो ये अंडा संयम बन गया। समझिए, देखिए ये जो हमारा है, तो इसमें देखिए इधर से बताते हैं। ये जो है इसके बीचों बीच, ये ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ऊपर वाले को हम बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलेंगे? रांची का पठार। यहाँ समझिएगा आप, रांची का पठार, इसे सिंपली लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, रांची का पठार। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? हजारीबाग का पठार। किसका? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार।
का पठार, समझिएगा, ऊपर है रांची का पठार, नीचे हजारीबाग का पठार, और इन दोनों के बीच में, रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीचों बीच में बहती है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। क्वेश्चन पूछेगा दामोदर नदी किन दो पठारों के बीच में बहती है? तो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में कौन सी नदी बहली? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी बहती है, और ये दामोदर नदी भ्रष्म घाटी से होकर बहती है। कैसी घाटी? भ्रष्म घाटी। वही इसी को भ्रष्म घाटी कहते हैं, जो दो पर्वतों पहाड़ों के बीच में होकर नदियां जो बहती है उसे क्या बोलेंगे? भ्रष्म घाटी बोलेंगे। यानी गड्ढा गड्ढा में बहेगी, माने ऊंचे समतल पे नहीं चढ़ेगी, गढ़ई गढ़ई में बहेगी। समझ में आ रहा है? तो दामोदर घाटी भ्रष्म घाटी से होकर बहती है, जो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीचों बीच से होकर बहती है। हजारीबाग की पठार की बात करें तो हजारीबाग के पठार में सबसे ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पे क्या है? पहाड़ है, जिसे बोलते हैं संवेद शिखर। क्या बोलेंगे? संवेद शिखर। सबसे बड़ा पहाड़ है जिसे बोलेंगे संवेद शिखर। क्वेश्चन पूछेगा छोटे नागपुर के पठार का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो संवेद शिखर है। कौन सा है? संवेद शिखर। कौन सा शिखर? संवेद शिखर है। कौन सा शिखर? संवेद शिखर। अब इसी संवेद शिखर पे ध्यान दीजिएगा, इसी संवेद शिखर पे, जो ये हमारा संवेद शिखर है, यहाँ पे तीर्थंकर पहुंचे थे, जैनियों के तीर्थंकर हुआ करते थे। देखिए जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 20वें तीर्थंकर गए थे, पारसनाथ। कौन? पारसनाथ, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन गए थे? पारसनाथ गए थे। कौन से तीर्थंकर? 20वें नंबर के तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के। किस धर्म के? जैन धर्म के 20वें नंबर तीर्थंकर थे। कौन थे? पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। आप देखिए यहाँ से इतिहास का भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो आप देखिए बोलेंगे 20वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। जैन धर्म के 20वें नंबर तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं से, इसी संवेद शिखर से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो संवेद शिखर से। कहां से? संवेद शिखर से। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इस पर्वत का नाम संवेद शिखर हटाकर क्या रख दिया गया? पारसनाथ रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पारसनाथ ही रख दिया गया। तो पारसनाथ की चोटी, जो पारसनाथ की चोटी या पारसनाथ का पहाड़ या पहाड़ी या चोटी बोल सकते हैं, चोटी बोल सकते हैं, ये जो चोटी है, पारसनाथ की चोटी है, कहाँ पे है? तो बोलेंगे आप हजारीबाग पठार में। कहाँ है? हजारीबाग के पठार का भाग है। ये छोटे नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार है। यहाँ पे पारसनाथ ने 20वें तीर्थंकर जैन धर्म के, किस धर्म के? जैन धर्म। यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा, जैन धर्म। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे, यानी 20वें पूजा करने वाले थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संवेद शिखर पे। किस पे? संवेद शिखर पे, जिसकी वजह से संवेद शिखर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? पारसनाथ। क्या रख दिया गया? पारसनाथ रख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, जो रांची का पठार है, जो हमारा रांची का पठार है, इसमें से होकर बहता है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी रेखा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, जिसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वर्ण रेखा नदी बहती है, जिसमें क्या पाया जाता है? सोने के कण भी पाए जाते हैं। और ये देखिए, जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस पे हुंड्रू जलप्रपात है। अब जलप्रपात क्या होता है? जब जलप्रपात पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझाएंगे। तो यहाँ पे आ गया है तो आप समझ लीजिए। तो स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। देखिए हम थोड़ा सा खिचड़ी बना के ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो आप थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो खेप लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पता चल गया स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात है और रांची के पठार से निकलता है। रांची के पठार से निकलती है स्वर्ण नदी, जिसपे हुंड्रू जलप्रपात है। हजारीबाग पे क्या है? संवेद शिखर है, जिससे 20वें तीर्थंकर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से संवेद शिखर का नाम हटाकर लेटेस्ट वर्जन यानी अपडेट कर दिया गया, पारसनाथ रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पारसनाथ रख दिया गया। तो आपको इतना समझ में आया? दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी भ्रष्म घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भ्रष्म घाटी से होकर बहने वाली नदियों का नाम दामोदर नदी। फिर से साथ ही साथ लिख लीजिए नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर से लिख लीजिए ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये भ्रष्म घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, भ्रष्म घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो चलिए एक बार इसको मिटाते हैं, फिर फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर इसके आगे हम देखेंगे इसमें और भी कुछ है, तो जिसको हम देखिए। जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर का पठार का ही है जादूगोड़ा की खान। कौन सी? जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान। क्वेश्चन पूछेगा जादूगोड़ा की खान कहाँ है? जो जादूगोड़ा की खान कहाँ है? तो कहाँ है बाबू? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। जादूगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में है। जादूगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में है। यहाँ पे क्या है? यूरेनियम
यूरेनियम का भंडार है। क्या है? यूरेनियम का भंडार है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जादूगोड़ा की खान। यूरेनियम का भंडार भरा। क्वेश्चन पूछेगा यूरेनियम का भंडार कहाँ से पाया जाता है? जादूगोड़ा की खान से। आपके एग्जाम में यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो पूछेगा जादूगोड़ा की खान कहाँ है? तो झारखंड में है। किसका भाग है? छोटे नागपुर पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार, समझ आ रहा है? छोटे नागपुर के पठार का भाग है। तो आपको कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, आपको एक एक चीज़ रट जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, टेंशन ना लो। हम देखिए वो सब कुछ टेंशन ना लो, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। किसान दिन रात एक करता है, तब जाके खेत में फसल होता है, तब आपके पेट में खाना आता है। अगर किसान मेहनत ना करे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। रिक्शा बनाना हो, जैसे आप जाते हो रोड पे, रिक्शा वाले को बुलाते हो तो ऐसे मारते हो, फू सीटी मार के बुलाते हो रिक्शे वाले को। कभी जहाज वाले को सीटी मार के बुलाए हो? बुला लेना जहाज वाले को। जहाज का पकड़ना हो तो 1-2 घंटा पहले जाओगे। क्यों? क्योंकि जहाज को बनने में टाइम लगा है, आज रिक्शा को बनने में टाइम नहीं लगा। तो जिसका जितना टाइम लगेगा उसका उतना लोग इंतजार करेंगे, समझ आ रहा है ना? जिसका जितना टाइम लगेगा बनने में उतना लोग इंतजार करेंगे। तो आप में आज बनने में टाइम लग रहा है तो सोचिए लोग आपका इंतजार करेंगे। अरे दरोगा साहब आओ तो नरे होट होट होट, समझ में आ रहा है ना? तो आप मेहनत कर रहे हैं तो शिद्दत के साथ कीजिए। ये नहीं कि 2 दिन किए, तीसरे दिन चल रहे बाबू तनिक कुदारी लेके चलो, तनिक को पापा को कह दीजिए। थोड़ा सा गार्जियन भी समझदार हैं, गार्जियन को हमारी वीडियो दिखाइए, हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि सर आपका ज़िंदगी जैसे कट गया वैसे बच्चों का ना कटे। हम ये हमेशा चाहते हैं जैसे आपकी ज़िंदगी कट गई वैसे बच्चों का ना कटे। इसीलिए आज आप कष्ट उठा लीजिए कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि आप किसके लिए करते हैं? दिन रात खेत में मरते हैं, दिन रात सब कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। अब बच्चे ही ना सही से रहे तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों का ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही वो निखरेंगे। कहते हैं ना कि सोना जो है ना, सोना होगा, जितना आगे पाएगा उतना ही निखरेगा। तो वही है, जितना सपोर्ट उसको मिलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना? तो जिसका सपोर्ट नहीं मिलता है बाबू, एक बार 2 बार पापा को समझाइए कि पापा आप हमारे लिए ही कमाते हैं, और हम ही अगर सक्सेस ना रहें तो आपका कमाने और ना कमाने का कोई फ़र्क नहीं है। आप कमा कितना धन चले जाएंगे, हम नकारा हो गए तो दारू और बंटी बमली पी के उड़ा देंगे, कोनो फायदा नहीं है। तो समझदार हैं, समझाइए अपने माता पिता को। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। आप कब कहेंगे मिटा दीजिए? देखिए फटाफट रिवीजन में हमारे टाइम नहीं लगता है। आप रिवीजन करेंगे, हम भी रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल शुरू से रिवीजन कराएंगे। अब पॉलिटी भी जल्दी से पढ़ाएंगे, कल या परसों से पॉलिटी की भी क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से, जिसको पॉलिटी का पी भी नहीं आता होगा ना, वह को अनुच्छेद सिखाएंगे। कहाँ टेंशन ले रहे हो? याद ना करा दिए अनुच्छेद तब तुम कहना। समझ में आ रहा है? घरों में चाचा का लड़का होंगे ना, चाहे भाभी का लड़का होंगे, उन्हों को बैठा दोगे तो याद करा देंगे। समझ रहे हो ना? छोटी चुकी बाबू का मैंने छोटे से छोटे बच्चे को भी याद करा देंगे। ये अपने ऊपर विश्वास बोलता है, और तुम्हारे अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जब तक विश्वास नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है? जब तक विश्वास नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को काम है कहना, कहने दो। चलिए सबसे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले हमने क्या देखा था? पठार किसे कहते हैं? जो 300 मीटर से ऊपर से दिखाई, नीचे से दिखाई दे जाए उसे क्या बोलेंगे? ऊपर समतल हो, क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। सबसे पहले बात कर रहे थे मालवार का पठार। कौन सा पठार? मालवार का पठार। मालवार का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है, गुजरात, और कहाँ फैला हुआ है? गुजरात के साथ साथ एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवार का पठार किन किन पर्वतों के बीच में है? तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में है रायसीना की पहाड़ी, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति साहब रहते हैं। मालवार के पठार की बात करें तो किससे बना हुआ है? तो बेसिन चट्टानों से बना हुआ है, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। फिर साथ ही साथ बात करें, इसमें से 4 नदियाँ निकलती हैं, चंबल, सिंध, केनवा, बेत। चंबल, देखिए जितना स्पीड से बोल रहे हैं वैसी स्पीड से आप बोलिए। चंबल, सिंध, केनवा, बेत। केन या बेतवा? बेतवा केन, ठीक है।
ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियाँ? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। समझ में आया? किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हमने क्या बताया था, इसका ढलान किस साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है। किस साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है। अब हम बात करेंगे छोटे नागपुर का पठार। तो छोटे नागपुर का पठार ऐसे ही बता दे रहे हैं। छोटे नागपुर का पठार कहाँ फैला हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में फैला हुआ है। जो छोटे नागपुर का पठार जो है, यहाँ पे क्या है, इसे रूर प्रदेश बोलते हैं। जर्मनी का जो रूर प्रदेश है जहाँ से खनिज का भंडार है, वैसे ही छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से कोयला का खदान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयले का खदान क्या है? छोटे नागपुर के पठार में ही है। आप देखेंगे झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, ठीक है, दहमाबाद, ठीक है, ऐसे कई जगह है तो जहाँ से कोयला का भंडार है। उसके बाद बात करें हम, क्या कहते हैं, छोटे नागपुर का पठार हो गया। छोटे नागपुर के पठार में 3 पर्वत हैं। कितने पर्वत? 3 पर्वत पहाड़ियाँ हैं, जिसमें हमारा कौन सा है? पर्वत बोल रहे हैं हम, पहाड़ियाँ हैं, सॉरी, पर्वत तो भाई हिमालय में ही मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा है? रांची का पठार हो गया, कोडरमा का पठार हो गया और हजारीबाग का। रांची का पठार और कोडरमा हजारीबाग के पठार के बीचों बीच में बहती है दामोदर नदी, जिसे भस्म घाटी से होकर बहती है। और साथ ही साथ बात करें तो क्या कहते हैं, जो हमारा रांची का पठार है, रांची के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। हजारीबाग के पठार की बात करें तो हजारीबाग पठार में सबसे ऊंचा पहाड़ है संवेद शिखर। कौन सा है? संवेद शिखर, जिसपे ज्ञान की प्राप्ति किनको हुआ था? 20वें जैन धर्म के 20वें गुरु, जो क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका? तो 20वें गुरु कौन थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे 20वें गुरु का नाम क्या है जी? तो देखिए पारसनाथ नाम रखा गया था। उनका नाम क्या था? तो आप देखेंगे तो जो 20वें गुरु थे, कौन थे? 20वें गुरु थे जो पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ, जो संवेद शिखर पर बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे। संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद संवेद शिखर का नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ पड़ गया। क्या पड़ गया? पारसनाथ पड़ गया। छोटे नागपुर पठार का ही भाग है जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान छत्तीसगढ़ में, जहाँ यूरेनियम का भंडार है। क्या है? यूरेनियम का भंडार है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमको क्या कहते हैं, नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ ना समझ में आया। और कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी है, दामोदर नदी का जो भस्म से जो होकर बहती है, उसी भस्म में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला, ठीक है। वैसे हम बताएंगे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा, क्या चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक, और जितने यार दोस्त आपका यूपी पुलिस, चाहे एमपी पुलिस, चाहे कोई सा भी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनीवन किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर भारत के भूगोल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हाँ, आप उनको भेज सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।